क्या होगा अगर किसी इंसान को उसके ही भाइयों ने घर से निकाल दिया और हिस्से में मिला सिर्फ खेत की मेड़, पेड़ की जड़, घर की छत और 4 पुराने सिक्के। पता नहीं किस जन्म का पाप है या कौन सी सजा भुगत रही हूँ, जो न सर पर पक्की छत रही और न गोद में कोई खिलौना। ऐसा लगता है जैसे उस विधाता ने भी हमसे अपना मुंह मोदा लिया है। ने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। प्रतापगढ़ की रियासत में शाम की परछाइयां ढल रही थीं। यहाँ 3 भाई बसते थे। सबसे ज्येष्ठ थे रघुराज, मंझले का नाम था किशन, और सबसे छोटे लाडले भाई थे माधव। पिता के देहांत के बाद घर की खुशियां मानो ठहर सी गई थीं। तीनों भाई अब गृहस्थ जीवन में बंध चुके थे। आज हवेली के उस पुराने दीवान खाने में पुरानी यादों और धूल के बीच पिता की छोड़ दी हुई मिल्कियत के बंटवारे की तैयारी हो रही थी। देखिए छोटे भाइयों, गौर से सुनिए। मैं इस खानदान का सबसे बड़ा चश्मो चिराग हूं, इसलिए कायदे से इस बंटवारे की बागडोर मेरे ही हाथों में होनी चाहिए। मैं जैसा तय करूंगा वही आखिरी फैसला होगा। कहो, तुम दोनों को मेरी यह बात कबूल है या नहीं? भैया, मैं तो उम्र और ओहदे में आपसे मंझला हूँ। खानदान की रीत और आपका मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। आप जो भी तय करेंगे मुझे वह बिना किसी शिकवे के मंजूर है। बद्दे भैया, आप दोनों ही मेरे लिए वट वृक्ष के समान हैं। बापू के साए के उठ जाने के बाद मैंने आप दोनों में ही उनकी सूरत देखी है। आप जो भी फैसला सुनाएंगे उसे मैं अपना नसीब समझकर माथे से लगा लूंगा। आखिर आप दोनों मेरे पिता समान जो ठहरे। चलिए, तो फिर ये तय रहा। सबसे पहले हम अपनी पुश्तैनी जमीनों का हिसाब किताब करते हैं। देखो भाइयों, कायदे से हमारे पास 2 बड़े उपजाऊ खेत हैं और एक पत्थरीली मैदाच सीमा रेखा है। चूंकि हम 3 भाई हैं और जमीन के टुकड़े 2 ही हैं, इसलिए एक खेत मेरा हुआ और दूसरा खेत मंझले किशन का। रही बात उस मेड्डाच की, तो वह हमारे सबसे छोटे भाई माधव के हिस्से आएगी। वाह भैया, क्या खूब तरकीब निकाली है आपने। मैं इस फैसले से पूरी तरह मुतमईन हूँ। मुझे यह बंटवारा पूरी तरह स्वीकार है। क्यों माधव, तुम एकदम से खामोश क्यों हो गए छोटे? क्या तुम्हें अपने बड़े भाई का यह फैसला रास नहीं आया? नहीं नहीं बड्डे भैया, आप ऐसा गुमान न पालें। आपकी जुबान से निकला हर लफ्ज मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मुझे सब मंजूर है। बहुत खूब। तो फिर अब रुक करते हैं उस पुराने आम के दरखत की तरफ, जिसे हमारे बापू ने बद्धे लाद दास से सींचा था। चलिए, वहीं चलकर इसका भी निपटारा कर देते हैं। तीनों भाई हवेली के पिछवाड़े की उस घनी अमराई में पहुंचते हैं, जहां वह विशाल आम का पेड़ खद्दा था। पेड़ की 2 लंबी टहनियां फलों के बोझ से नीचे की ओर झुकी हुई थीं, जैसे कोई भारी गहने पहने खद्दा हो। मुआयना कर लो भाइयों, यही है वह आम का दरखत। अब इसकी विरासत का बंटवारा भी निपटा लेते हैं। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इस पेड़ की 2 मुख्य डालियां हैं और एक ये जमींदोज जड्डराज है। इन 2 डालियों में से एक पर मेरा हक होगा और दूसरी मंझले किशन की अमानत होगी। रही बात इस पेडीडीएच की जड्डाज की, तो वह हिस्सा हमारे सबसे छोटे भाई माधव के हिस्से में जाएगा। वाह वाह बड्डे भैया, क्या लाजवाब इंसाफ फरमाया है आपने। सुभान अल्लाह, ये फैसला भी मुझे तहे दिल से कबूल है। मुझे सब मंजूर है बड्डे भैया। आप घर के बड्डे हैं, आपके साए में पलकर बद्धा हुआ हूँ। मैं भला आपकी जुबान को कैसे टाल सकता हूँ। आपने जो लकीर खींच दी वही मेरा मुकद्दर है। मुझे यह भी कबूल है। तीनों भाई अब उस पुरानी पुश्तैनी हवेली की ड्योरही पर आकर खड्डे हो जाते हैं, जहां उनके पुरखों की यादें रची बसी थीं। अब वक्त था उस छत का बंटवारा करने का, जिसने उन्हें बरसों से पनाह दी थी। तो फिर ठीक है, अब इस मकान का भी फैसला सुन लो। गौर करो, इस हवेली के भीतर 4 आलीशान कमरे हैं और ऊपर एक पक्की छत है। कायदे से इन 4 कमरों में से 2 कमरे मेरी मिल्कियत होंगे और बाकी के 2 कमरे मंझले किशन के नाम रहेंगे।
रही बात ऊपर की उस तपती हुई खप्पर वाली छत की, तो वह हमारे सबसे छोटे भाई माधव के हिस्से की जागीर होगी। रघुराज का ये फैसला सुनकर माधव का दिल बैठ गया। उसके पास न रहने को कमरा था, न छांव, बस एक खुला आसमान था। फिर भी बड्डे भाई के मान सम्मान की खातिर उसने अपने होंठ सी लिए और खामोश रहा। इस तरह ईंट और पत्थर की वह हवेली भी टुकड़ों में बट गई। अरे बड्डे भैया, खेतों, पैदों और इस हवेली के बंटवारे के बीच आप एक बड़ी ही खास चीज को नजरअंदाज कर गए हैं। क्या आपको याद नहीं आ रहा? भला ऐसी कौन सी जरूरी बात है किशन, जो मेरी याददाश्त से फिसल गई? क्या तुम मुझे वह याद दिला सकते हो? भैया, हमारे पूज्य पिताजी ने हम तीनों भाइयों की खुशहाली के लिए कुछ नकद अशर्फियां और रुपए पैसे भी तो संदूक में छोड़ रखे हैं। आप उन रुपयों की पोटली को कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया तुमने किशन। ठहरो जरा, मैं अभी उस पुरानी अमानत को लेकर आता हूँ। बद्दे भैया रघुराज हवेली के अंधेरे कोठरी के भीतर जाते हैं और कुछ देर बाद धूल से सना हुआ एक भारी मिट्टी का कलश लेकर बाहर आते हैं। उस कलश के भीतर ढेरों सिक्के खनक रहे थे, जिनमें से कुछ तो उस दौर के थे और कुछ सदियों पुराने थे। गौर से देखो भाइयों, इस कलश के भीतर दो तरह की दौलत छिपी है। एक तो वो चांदी के सिक्के हैं जो आज के दौर की रियासतों में चल रहे हैं, और दूसरे वो नायाब सिक्के हैं जो हमारे परदादा के भी परदादा के जमाने के हैं। ये बहुत ही पुरानी और अजीब सी धातु से बने हुए हैं, जिनका मोल आज के बाजार में शायद ही कोई समझ पाए। तो फिर भैया, इन अशर्फियों और सिक्कों का बंटवारा आपकी नजर में किस तरह होना चाहिए? तो सुनो मेरा फैसला। आज के दौर में चलने वाले जितने भी ये चांदी के चमकदार सिक्के हैं, उन पर मेरा और मंझले किशन का अधिकार होगा। और ये जो काले पडिडी दिए चुके पुराने जमाने के अजीब धातु वाले सिक्के हैं, ये हमारे सबसे छोटे भाई माधव की विरासत का हिस्सा होंगे। इस तरह दोनों बड्डे भाई आज की चलती हुई नकदी को अपनी जेबों में भर लेते हैं। माधव के हिस्से में बस वही बेजान और पुराने सिक्के रह जाते हैं। देखो माधव, किस्मत की लकीरें देखो। उन पुराने खानदानी सिक्कों में से भी अब कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। इन्हें संभाल कर रखो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। माधव, अगर तुम्हारा जी चाहे तो तुम इन 4 पुराने सिक्कों को अपनी किस्मत समझकर सहेज सकते हो। रघुराज ने वे 4 अजीब धातु वाले सिक्के, जो सदियों पुरानी धूल ओढ़े हुए थे, माधव की हथेली पर रख दिए। माधव ने उन बेजान सिक्कों को अपनी कांपती मुट्ठी में भींच लिया। बद्दे भैया, आप दोनों ने आज की तमाम चमकती चांदी और नकदी अपनी झोली में भर ली। अगर मेरे मुकद्दर की लिखावट में बापू की विरासत के तौर पर बस ये 4 पुराने सिक्के ही लिखे हैं, तो मैं इन्हें अपना नसीब मानकर कबूल करता हूँ। माधव उन सिक्कों को लेकर जैसे ही हवेली की चौखट के भीतर कदम रखने लगा, रघुराज की कड़ चकती आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। अरे ओ माधव, क्या तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है? क्या तूने अभी अभी हुए बंटवारे के लफ्ज गौर से नहीं सुने? अब इस पुश्तैनी हवेली की दीवारों के भीतर हम दोनों बड्ढे भाइयों की हुकूमत है। सही कहा भैया ने। माधव, तुझे तो विरासत में ऊपर की वह खप्पर वाली छत मिली है। अब तेरा बसेरा वहीं आसमान के नीचे उन खपरेलों पर होगा। इस घर के कमरों और दालान में कदम रखने का हक अब तेरा नहीं रहा। ये हवेली अब सिर्फ हम दोनों की जागीर है। बद्दे भैया, ये आप कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं? भला मैं इस अंधेरी रात में अपनी पत्नी और अपनी गृहस्थी को लेकर कहां जाऊंगा? क्या भाई के लिए आपके दिल का दरवाजा भी बंटवारे के साथ बंद हो गया? बद्दे भैया, रहम कीजिए। अभी तो मेरे सर का सेहरा भी ठीक से उतरा नहीं। मेरी गृहस्थी की शुरुआत हुई है। अपनी इस नई नवेली पत्नी को लेकर मैं इस आधी रात को कहां दर दर की ठोकरें खाऊंगा? अरे ओ माधव, अक्ल के कच्चे भाई, ये सब सोचने का वक्त तब था जब बंटवारे की पंचायत बैठी थी। अब जब किस्मत की लकीरें खींच चुकी हैं, तो मातम मनाने से क्या हासिल? अब तो वही कहावत सच हुई कि अब पछताए होत क्या, जब चिद्धिया चुग गई खेत। रघुराज और किशन के दिलों में ममता का एक कतरा भी न बचा था। उन्होंने बेरहमी से माधव और उसकी सहमी हुई पत्नी को हवेली की चौखट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेघर होकर
वह दंपति अंधेरी रात में गांव के उस पुराने तालाब के किनारे पहुंचता है। वहां उन्होंने घास फूस और लकड़ियों की एक टूटी फूटी कुटिया बनाई और उसी को अपना आशियाना मान लिया। हे परमेश्वर, ये हमारे साथ कैसा अन्याय हो रहा है। कल तक जो हवेली हमारी थी, आज हम इस बियाबान में बेसहारा खड्डे ही हैं। सच कहा तुमने। आज हम न घर के रहे न घाट के, पास में न अन्न का दाना है न सर पर पक्की छत। समझ नहीं आता कि जिंदगी की यह कठिन डगर अब कैसे कटेगी और हमारा गुजारा कैसे होगा। 2 वक्त की रोटी की आस तो छोड़ दिए हुजूर। यहाँ तो फूटी किस्मत के सिवा एक निवाला भी मयस्सर नहीं है। अब बैठकर अपनी तकदीर पर मातम मनाते जाइए। आपकी अक्ल तो घास चरने गई थी, पर मेरी मति ही मारी गई थी जो मैंने आपके साथ फेरे लिए। मेरी तो फूटी किस्मत थी जो इस दरिद्रता के आंगन में आ गिरी। बद्धे भाई की रट लगाकर आपने उन्हें देवताओं का दर्जा दे दिया। अब देख लिया अपनी उस बेपनाह इज्जत का नतीजा। अब भुगतिए ये जिल्लत। पद्मा, रहम करो। वे मेरे बद्धे भाई थे, बापू की जगह थे। तुम ही बताओ भला, मैं उनके सामने जुबान कैसे खोलता। मर्यादा की उस चौखट को पार करना मेरे बस में न था। बद्धे भाई, वाह भाई वाह। आपके उन देवता स्वरूप भाइयों ने अपने सगे छोटे भाई के बारे में एक पल को भी न सोचा। उन्होंने तो सारा ऐशो आराम अपनी मुट्ठी में कर लिया और आपके पल्ले क्या बांधा। विरासत के नाम पर उपजाऊ खेत नहीं, बल्कि वो धूल भरी मेद्दह दी है। हरे भरे पेद्दहों के नाम पर वो बेजान जड्ड थमा दी है। रहने को हवेली नहीं, बल्कि उस टूटी हुई खप्पर की छत का बोझ दिया है। और दौलत के नाम पर ये आदम के जमाने के 4 घिस्से पिटे सिक्के पकद्धा दिए हैं। क्या यही है आपकी मेहनत और वफादारी का सिला? अब बस भी करो, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। पहले ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, अब और कितने तीखे तानों के नश्तर मेरे कलेजे में चुभोगी। चलिए, जाने दीजिए उन कड़वी बातों को। पर अब ये बताइए हुजूर, आगे का क्या मंसूबा है? पेट की आग कैसे बुझेगी? क्या खाएंगे और इस वीराने में कैसे गुजारा होगा? कुछ तो मुंह खोलिए, कुछ तो तरकीब बताइए मुझे। अब मैं क्या करूं पद्मा? मेरे पास तो फूटी कौडी भी नहीं बची। बस एक आखिरी उम्मीद बाकी है। एक काम करता हूं, मैं गांव के मुखिया जी की ड्योढ़ी पर जाता हूं। शायद इन पुराने जमाने के सिक्कों की कद्र वे समझ सके। मुमकिन है कि इन 4 सिक्कों के बदले वे मुझे आज के दौर के कुछ चांदी के सिक्के दे दें, जिससे कम से कम 2 वक्त का दाना पानी तो जुट सके। माधव बद्दी हसरत और उम्मीद लिए उन 4 धूल भरे सिक्कों को अपनी मटमैली धोती के छोर में बांधकर मुखिया जी की हवेली की ओर चल देता है। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आज उसकी लाज रह जाए। अरे ओ माधव, तुम यहाँ? कहो भाई, आज सूरज किधर से निकला है जो इस वक्त यहाँ आना हुआ? खैरियत तो है? मुखिया जी, मेरे नसीब में बापू की विरासत के नाम पर बस ये 4 पुराने सिक्के ही आए हैं। घर में चूल्हा जलने की भी नौबत नहीं रही। क्या आप मेहरबानी करके इन पुराने सिक्कों के बदले मुझे आज के चलन वाले कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी सरकार। अरे ओ माधव, तुम तो नाम के ही नहीं, अक्ल के भी बिल्कुल भोले निकले। ये सिक्के अब महज धातु के टुकड़े हैं, मिट्टी के समान। इनका दौर तो बरसों पहले बीत चुका। अब ये बाजार में कहीं नहीं चलते। भला इन बेकार के टुकड़ों के बदले तुम्हें कौडी भी कौन देगा? सच में तुम्हारी सादगी पर तरस आता है। हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ गया। मेरा तो सब कुछ लुट गया मुखिया जी। अब किस मुंह से घर वापस जाऊं? देखो माधव, गांव की चौपाल पर मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की खबरें सुनी हैं। सच कहूं तो सुनकर कलेजा मुंह को आ गया। उन दोनों जालिमों ने सारी मलाई खुद चाट ली और तुम्हें सूखी मेड्डा और जड्डे थमा दी। ऊपर से उन बेमुरव्वत भाइयों ने तुम्हें भरी बरसात में सर छुपाने की छत से भी बेदखल कर दिया। राम राम, ऐसा भाई तो खुदा दुश्मन को भी न दे। अब क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर की स्याही ही खत्म हो गई है। जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या हासिल?
अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। माधव, तुम्हारा ये दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं एक सख्त मिजाज इंसान हूँ और किसी पर जल्दी तरस नहीं खाता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मेरा पत्थर दिल भी आज मोम हो रहा है। फिर भी माधव, तुम्हारी ये बेबसी देखकर आज इस कठोर सीने में भी कुछ हलचल हो रही है। एक काम करो, कल सुबह की पहली किरण के साथ तुम और तुम्हारी पत्नी पद्मा मेरे खेतों पर आ जाना। मैं दूसरे मजदूरों को जो भी उजरत देता हूँ, तुम दोनों को उससे कहीं ज्यादा मजदूरी दूंगा। वैसे भी इस वक्त तुम्हारे पास न कोई सहारा है न कोई काम। जी मुखिया जी, आपका यह एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। मैं और मेरी पत्नी दोनों जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम कल सुबह ही हाजिर हो जाएंगे। ठीक है माधव, तो फिर कल तड़े डडच के ही काम पे लग जाना। और सुनो, ये सिक्के तुम अपने पास ही रखो। मुमकिन है कि यही 4 सिक्के तुम्हारी 4 रुपए वाली इस अजीब तकदीर की कोई निशानी बन जाए। माधव बुझे हुए मन से अपनी उस टूटी हुई कुटिया की ओर लौट पड़ता है। दूर से ही पद्मा फटी आंखों से उसका रास्ता ताक रही थी। घर पहुंचकर माधव ने मुखिया के साथ हुई सारी बातचीत उसे कह सुनाई। हाय रे तकदीर, अब यही दिन देखना रह गया था। कल तक जो खुद जमीन के मालिक थे, आज उन्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। पद्मा, अब बस भी करो और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। कम से कम भूखे मरने से तो बेहतर है कि हमारे पास कोई काम है। कल से हमें वक्त पर काम पर निकलना है। वक्त का पहिया घूमता रहा। माधव और पद्मा मुखिया के खेतों में खून पसीना एक करने लगे। धीरे धीरे उन्हें रोटी का एक जरिया मिल गया। उधर बड़े भाइयों रघुराज और किशन के उपजाऊ खेतों में भी फसलें लहलहा उठी थीं। अरे वाह बड्डे भैया, इस साल तो कुदरत हम पर मेहरबान हुई है। देखिए फसल की कैसी रौनक है। हाँ छोटे, इस साल की आमदनी हमारी सारी पिछली कमी पूरी कर देगी। चलो अब सूरज ढलने को है, घर की ओर चलते हैं। कल सुबह फिर से इस दौलत को समेटने वापस आएंगे। इधर तालाब के किनारे माधव और पद्मा भी दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थके हारे बैठे थे। दोपहर की तपिश अब थोड़ी कम हुई थी। अरे पद्मा, देखो सुबह से दोपहर ढल गई और काम की धुन में वक्त का पता ही नहीं चला। अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे बताओ तो सही, आज खाने की पोटली में क्या लाई हो? घर में जो भी रूखी सूखी 2 रोटियां और नमक मिर्च बचा था, सब इस पोटली में बांध लाई हूँ। जाइए, अब चुपचाप इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाइए। दिन भर की कड़ी डीढ़ी धूप में हाथ तक तोड़ मेहनत करने के बाद थके हारे माधव और पद्मा खेत के एक पुराने बरगद के नीचे बैठ जाते हैं। वे अपनी किस्मत और उस सूखी रोटी को बांटकर खाने लगते हैं। अचानक पद्मा के हाथ रुक जाते हैं और वह शून्यता में ताकने लगती है। अरे पद्मा, क्या हुआ? तुम अचानक खामोश क्यों हो गई और खाना क्यों बंद कर दिया? क्या रोटी गले से नीचे नहीं उतर रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं ही कुछ पुराने ख्यालात जहन में आ गए थे। क्यों पद्मा, क्या बात है? जो भी दिल में है साफ साफ बताओ। आखिर हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा हैं। देखिए ना, हम सुबह की पहली किरण से लेकर ढलती शाम तक बैल की तरह इस मिट्टी में खपते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि इस सूनी कुटिया में किसी नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजनी चाहिए? कोई ऐसा वंश जो हमारे बुढ़ापे की लाठी बन सके और हमारा सहारा हो। हाँ पद्मा, सच कहूं तो ये कसक मेरे सीने में भी हर पल रहती है। बार बार मैं भी यही सोचता हूँ कि क्या हमारी लकीरों में औलाद का सुख नहीं? पर क्या कर सकते हैं? ये सब तो उस परवरदिगार के हाथ में है। हम तो बस उसकी कठपुतलियां हैं। पता नहीं किस जन्म का पाप है या कौन सी सजा भुगत रही हूँ, जो न सर पर पक्की छत रही और न गोद में कोई खिलौना। ऐसा लगता है जैसे उस विधाता ने भी हमसे अपना मुंह मोदा लिया है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न कोई घर है न ठिकाना। हमारे मुकद्दर की झोली खाली ही रह गई। न कोई औलाद का सुख और न ही बाप दादा की कोई जमीन जायदाद। सच कहती हो पद्मा, अब तो उस परवरदिगार की रहमत पर से भी मेरा यकीन डगमगाने लगा है। माधव और पद्मा अभी अपने दुखों का हिसाब कर ही रहे थे कि तभी न जाने कहां से एक नन्ही और सुंदर चिद्दिया चहचहाती हुई उनके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई।
वह बद्धी मासूमियत से अपनी छोटी आंखों से उन दोनों को निहार रही थी। अरे पद्मा, जरा इधर तो देखो। यह नन्ही जान तो बिल्कुल हमारे पास आकर बैठ गई है। देख रही हो, इसे इंसानों का जरा भी डर नहीं। लगता है बेचारी भूख से बेहाल है, तभी तो हम बेसहारा लोगों के पास चली आई। हमें इसे कुछ खिलाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। शायद भूख के मारे ही इसके डैने कमजोर पर डीडीएच गए होंगे। पद्मा ने अपनी रूखी सूखी पोटली से थोड़े से चावल के दाने निकाले और बड़े प्यार से उस नन्ही चिद्धिया के सामने रख दिए। चिद्धिया ने एक पल के लिए पद्मा की आंखों में ऐसे देखा जैसे वह उसका शुक्रिया अदा कर रही हो, और फिर झटपट दाने चुगकर आसमान की ऊंचाइयों में उठ गई। चलो पद्मा, अब सूरज भी पहाड़ों के पीछे छिपने लगा है। शाम ढल रही है, अब अपनी कुटिया की ओर चलना चाहिए। दोनों कड़ेड़नी मशक्कत के बाद अपनी घास फूस की झोपड़ी में लौट आते हैं। रात बीतती है। सुनिए माधव जी, जरा वो फावधा उठाइए और मेरे साथ बाहर चलिए। आज हमें एक जरूरी काम करना है। अरे, पर इतनी सुबह फावदा लेकर तुम मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रही हो पद्मा? आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? अब ज्यादा सवाल जवाब का वक्त नहीं है। बस जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए और मेरे साथ चलिए। आज एक बहुत जरूरी हिसाब चुकता करना है। क्या? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ रहा है, वह भी इस घुप अंधेरी रात के पहर में? तुम होश में तो हो पद्मा? हाँ जी, बिल्कुल होश में हूँ। आज हम वो काम करने जा रहे हैं जो आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, पर आपकी शराफत ने आपके हाथ बांध रखे थे। पद्मा की जिद के आगे झुककर माधव ने अपना पुराना फावदा कंधे पर टिकाया। दोनों पति पत्नी दबे पांव चलते हुए गांव के बाहर अपनी उस ऊबडीएच साबदह मिड्डा पर पहुंचते हैं जो बंटवारे के वक्त माधव के हिस्से में आई थी। चारों तरफ सन्नाटा था और चांद की हल्की रोशनी खेतों पर पडेच रही थी। पद्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? देखो, ये तो हमारी वही सूखी मेड़दाच है। और उस तरफ देखो, जहाँ पानी लबालब भरा है और फसलें लहलहा रही हैं, वह मेरे दोनों बड्ढे भाइयों रघुराज और किशन के खेत हैं। हम तो बस इस धूल भरी मेदा के मालिक हैं। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ इस बुद्धू के वेश में लेकर आई हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनिए। आप इसी वक्त इस मेडैच को फावदे से तोदाश दीजिए। इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दीजिए। ये तुम क्या अनर्थ कह रही हो पद्मा? अगर ये मेड टूट गई तो सारा पानी बह जाएगा और मेरे दोनों भाइयों की लहलहाती फसलें बर्बाद हो जाएंगी। बिना मेड के भला खेती का वजूद कैसे रह सकता है? तुम होश में तो हो? सुनिए माधव जी, यह समस्या आपके उन जालिम भाइयों की है, हमारी नहीं। विरासत की लिखावट याद है ना? यह मेड हमारी मिल्कियत है। अब हमारी मर्जी कि हम इसे रखें या मिट्टी में मिला दें। किसी और के नुकसान की चिंता छोड़ दिए और अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। अरे वाह पद्मा, मान गया तुम्हें। तुम्हारी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी। मुझे तो गुमान भी नहीं था कि तुम इतनी दूर की कौड़ी सोचोगी। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है। माधव ने अपना फावदा उठाया और पूरी ताकत से उस धूल भरी मैद को ढाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह मैद मिट्टी में मिल गई। मैद के टूटते ही रघुराज और किशन के खेतों में भरा हुआ सारा पानी सैलाब बनकर बह गया। बिना पानी के वह लहलहाती फसल दम तोड़ने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ जब रघुराज और किशन शान से अपने खेतों का मुआयना करने पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे परमेश्वर, ये क्या गजब हो गया। मेरी लहलहाती हुई फसल, मेरा सारा सोना मिट्टी में मिल गया। मैंने सोचा था कि इस बार की आमदनी से अपनी हवेली के लिए सोने के जेवरात और नई शान शौकत खरीदूंगा, पर यहां तो सब खाक हो गया। मेरा सपना तो बस एक धुंधला ख्वाब बनकर रह गया। भैया, हम तो पूरी तरह लुट गए, बर्बाद हो गए हम। कितनी मेहनत से ये फसल तैयार की थी, पर अब तो पानी की एक बूंद नहीं बची। बिना पानी के ये पौधे तो प्यास से झुलस जाएंगे। अब हमारी गुजर बसर कैसे होगी भैया? अरे किशन, उधर देख, वो देख हमारे खेतों की मेड़दा। उसे किसी ने बेरहमी से तोड़ दिया है। जब मैदाश ही नहीं रही तो खेत में पानी कैसे ठहरेगा?
और बिना पानी के हम अपनी जमीन की सिंचाई कैसे करेंगे? ये तो किसी ने हमारी गर्दन ही काट दी। ये यकीनन उस माधव का ही काम है। उसने अपनी शराफत का चोला उतार फेंका है और ये नीच होशियारी दिखाई है। हमारे पतन की इबारत उसी ने लिखी है। रघुराज और किशन अपनी आंखों में आंसू लिए और फटे हाल अपनी हवेली लौटते हैं। वहां पहुंचकर वे अपनी पत्नियों को खेतों की तबाही का सारा माजरा सुनाते हैं। उनकी पत्नियां सन्न रह जाती हैं। अरे जो हुआ सो हुआ, अब मातम मनाने से क्या हासिल? देखिए जी, मेरी बात मानिए। अगर खेतों की फसल हाथ से निकल गई है तो क्या हुआ? बापू का वो आम का बगीचा तो अब भी सलामत है। उसमें लदे हुए फल हमारी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वही एक सहारा बचा है, मगर उन फलों को पककर तैयार होने में अभी कम से कम 12 से 15 दिन का वक्त और लगेगा। हाँ भैया, एक बार जब वे आम पककर सुनहरे हो जाएंगे तो हम उन्हें शहर के बाजार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचेंगे। उसे मिलने वाली रकम से हमारा गुजारा हो जाएगा। सच कहा किशन, अब वही आखिरी उम्मीद की किरण है, वरना हम सब भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ माधव की कुटिया में एक अलग ही हलचल थी। अरे पद्मा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। मिड्डा तुद्धा कर तुमने उन दोनों को उनकी औकात दिखा दी। सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। यह तो बस उनके कुकर्मों का छोटा सा हिसाब है। पर सुनिए माधव जी, आज रात हमें एक और जरूरी काम को अंजाम देना है। हमें चैन से नहीं बैठना है। अरे पद्मा, अब इस बार तुम्हारा क्या इरादा है? आखिर अब क्या करने की सोच रही हो तुम? अरे बुद्धू, तुम बस देखते जाओ। अब क्या करना है यह मैं तुम्हें सूरज ढलने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम का धुंधलका छाता है, पद्मा और माधव अपने हाथों में तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर उस पुश्तैनी आम के दरखत के नीचे जा खड्डे होते हैं। वह विशाल पैदा अंधेरे में किसी दानव की तरह खद्दा था। सुनिए जी, क्या यही वह आम का पेड़ है जो आपके उन लालची भाइयों ने बांटा था? हाँ पद्मा, यही वह बदनसीब पेड़ाच है। इसकी एक ऊंची डाल पर बद्दे भैया रघुराज का हक है और दूसरी टहनी मंझले किशन की अमानत है। तो फिर हमारा हिस्सा कहाँ गया? हमारी जागीर कौन सी है इसमें? पद्मा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ यह बेजान जडेदी ऊंचाई है। इसके सिवा हमारा यहाँ कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, अगर जड्डीडीएच हमारी है तो इस जड्डीएच को सींचना या इसे काट कर फेंक देना हमारी अपनी मर्जी है। उठाइए कुल्हाड़ी और जड्डी से ही इसका नामो निशान मिटा दीजिए। माधव और पद्मा मिलकर पेड्डेज की जड्डेज पर कुल्हाड़ी से वार करने लगते हैं। कुछ ही देर में वह विशाल पेड्डेज एक कान फोड़ा देने वाली आवाज के साथ जमीन पर आ गिरता है। वह धमाका इतना तेज था कि पूरी रियासत थर्रा गई। धमाके की आवाज सुनकर रघुराज और किशन बदहवास होकर बगीचे की ओर दौड़ ढलते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे तुरंत माधव और पद्मा को दबोच लेते हैं। अच्छा, तो यह तेरी चाल है? तू हमसे बदला ले रहा है? तूने हमारे हकों पर कुल्हाड़ी चलाई है। आज तेरी खैर नहीं। तुझे इस गुस्ताखी की ऐसी सजा मिलेगी कि तेरी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। रुकिए भैया, इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम इन दोनों को कल सुबह महाराजा के दरबार में पेश करेंगे। हमारी बर्बादी का हिसाब वहीं होगा और इन्हें गोधों की सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल सही कहा किशन। आज की रात ये दोनों अपराधी हवेली के कालकोठरी में बंद रहेंगे। रघुराज और किशन ने मिलकर माधव और पद्मा को रस्सी से जकड़े दिया और रात भर के लिए एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। सुबह उनके भाग्य का फैसला अब राजा के हाथ में था।